हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। अभी पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीट प्रस्तुत की थी, जिस पे आप लोगों की क्वेरी थी कि सर केमिस्ट्री का क्वेश्चंस आप प्रोवाइड करेंगे कि नहीं। तो उसी क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए हम आज आप लोगों के समक्ष जो है केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी इन प्रश्नों को बेहतर ढंग से पढ़ें और सभी प्रश्नों को तैयार करें। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को परिभाषित कीजिए और इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता आप लोगों को पढ़ाया गया है, बेहतर ढंग से आप लोग पढ़ सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि में बताया गया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होती है। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और जितने अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अंतर में भी बताया गया होगा, इनमें अंतर पूछा हुआ है कि एक तो अंतर वही परिभाषा भी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, दोनों की परिभाषा। उसके बाद बताया गया था अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है जबकि अभिक्रिया की आणविकता का भी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, इस तरीके के अंतर आपको बताए गए। उसके बाद आपसे कह रहा है कि प्रथम कोड की अभिक्रिया का गतिक समीकरण लिखिए। ठीक है, इसका निगमन करना है जो आपको बताया गया होगा, के बराबर 2.3026, ठीक है ना, अपान में टी और log बेस 10 a अपान में a-x। ठीक है, ये आपको इसका निगमन करना है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इसको हमने वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराया हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान कक्षा 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा कर के इन सभी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका है कोलराउस का नियम लिखिए। कोलराउस का नियम भी आप लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है वैद्युत अपघटन के नियम लिखना है। फैराडे के जो वैद्युत अपघटन के नियम है उसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में अंतर परिभाषित करना है। इलेक्ट्रोड विभव में बताया गया था जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण एवं आयनों के मध्य उत्पन्न साम्य में विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और यही इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाता है जबकि ताप का मान 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी से क्या समझते हैं, इसका अनुप्रयोग लिखना है। और अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण संख्या विधि और आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित करना है। ये आप लोग करेंगे, एक प्रश्न इससे अवश्य आएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है कि कोलाइड तथा क्रिस्टलाभ क्या हैं, इनको समझाने हैं। कोलाइड और क्रिस्टलाभ भी पढ़े हैं आप सभी लोग। उसके बाद द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर बताना है। द्रव विरोधी कोलाइड और द्रव स्नेही कोलाइड में बताया गया था जो आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, इस प्रकार के विलयन को, इस प्रकार के कोलाइड को द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। जो नहीं होते हैं उनको द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। उसके बाद पेप्टीकरण है। पेप्टीकरण में आप लोग जानते हैं किसी भी पदार्थ के ताजे अवक्षेप को कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, यह प्रक्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। और टिंडल प्रभाव बताया गया था जब किसी तीव्र प्रकाश की किरणपुंज को किसी कोलाइडी विलयन पर डाला जाता है तो अंधेरे में एक चमकते हुए संघ की भांति दिखाई देता है। ठीक है ना, इस संघ को टिंडल संघ कहते हैं और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है प्रकीर्णन के कारण होती है। और ब्राउनी गति आपसे पूछा हुआ है। इन सभी में से जो आप टिप्पणी लिखने के लिए यहाँ पे दिया गया है, ये प्रश्न अक्सर आया करते हैं, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। तो ब्राउनी गति आपसे पूछ रहा है कि ब्राउनी गति से आप क्या समझते हैं। तो ब्राउनी गति को भी आप जानते हैं कि कोलाइडी कणों की अनियमित गति जो होती है उसको ब्राउनी गति कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसलिए इसको ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है वैद्युत कण संचालन क्या होता है। वैद्युत कण संचालन जानते होंगे, विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर जो अभिगमन होता है वो वैद्युत कण संचालन कहलाता है। स्कंदन आपसे पूछ रहा है, हार्डी सुलजे का नियम पूछ रहा है। जानते हैं स्कंदन क्षमता जो होती है सक्रिय आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है। स्वर्ण संख्या आपसे पूछ रहा है, या गोल्ड नंबर भी इसको कहते हैं। एंजाइम उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण को समझाना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा हुआ है भर्जन निस्तापन और प्रगलन को परिभाषित करना है। परावर्तनी भट्ठी से आप क्या समझते हैं। कापर पायराइट यानी कि CuFeS2 से कापर की निष्कर्षण को बताना है। और उसके बाद आपसे कह रहा है कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के
ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक विधि का वर्णन करना है, ठीक है ना। प्रयोगशाला में फास्फीन गैस बनाने का सचित्र वर्णन करना है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि ओजोन के औद्योगिक निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसको आपको लिखना है। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का संपर्क विधि द्वारा H2SO4 बनाने की विधि लिखना है इसमें, ठीक है ना। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, जानते हैं डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये आपको बताना है। इनके लक्षण लिखने हैं। अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक बताना है, ठीक है। रच्छी कोलाइड क्या होता है इसको बताना है। रच्छी कोलाइड जानते हैं जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में कोई द्रव स्नेही कोलाइड मिलाया जाता है तो जो द्रव विरोधी कोलाइड होता है उसकी स्कंदन क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार के द्रव स्नेही कोलाइड को रच्छी कोलाइड कहते हैं। विद्युत कण संचालन भी जानते हैं, अभी बताया गया था ऊपर। उसके बाद आपको बताया गया, आपसे अगला प्रश्न कह रहा है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण का सचित्र वर्णन करना है। हैबर विधि से आपको अमोनिया बनाना है। अक्रिय तत्वों की 4 विशेषताएं बतानी हैं, ये भी प्रश्न अक्सर पूछता है। आगे कह रहा है कि सधूम नाइट्रिक अम्ल क्या है इसको बताना है। प्रेरित उत्प्रेरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ये भी जानते हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगला है रेडॉक्स अभिक्रियाएँ क्या होती हैं समझाइए, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया जानते हैं, रेड यानी कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन से मिलकर बना होता है, यानी कि वह अभिक्रियाएँ जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाएँ साथ साथ होती हैं उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नष्ट समीकरण आपसे पूछ रहा है, ठीक है, E = E0 करके जो लिखा हुआ है। और शून्य कोट की अभिक्रिया को परिभाषित करते हुए इसका वेग स्थिरांक का व्यंजक बताना है। शून्य कोट के लिए आप लोग जानते हैं K = x/t होता है, ये आपका निगमन करना है। ये थे कुछ पहले पार्ट से, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अगला आपसे पूछा हुआ है कि परासरण और परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। तो परासरण और परासरण दाब आप लोग जानते हैं। और उसके बाद परासरण दाब निर्धारण की वर्कले-हार्टले विधि जो चित्र बना के समझाया गया उसको बताना है। आदर्श विलयन जानते हैं, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। ताप तथा दाब की सभी परिस्थितियों में उसको वो आदर्श विलयन कहते हैं। राउल्ट का नियम भी पूछा हुआ है। और उसके बाद जानते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम और आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे फिर कह रहा है संवहन ऊष्मा, दहन ऊष्मा और उदासीनीकरण ऊष्मा को समझाइए। और हेस और लावाजे लाप्लास का नियम ये भी आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। इनके अनुप्रयोग आते हैं, नियम तो अभी क्लास 11th में भी कुछ जा चुके हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि लिखिए। ये जो हेस का नियम और लावाजे लाप्लास का नियम है कुछ किताबों में अभी 12th में भी दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाना है, C2H5Br बनाना है, ठीक है ना। एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि लिखनी है। और अगला है क्लोरोफार्म, ठीक है ना, CHCl3 जानते हैं क्लोरोफार्म होता है, ये बनाना है। क्लोरोबेंजीन से DDT, ठीक है ना, और ये DDT बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और राइमर-टीमन अभिक्रिया, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया और पिक्रिक अम्ल, इन सब पर टिप्पणी लिखनी है। आगे आपसे कह रहा है कि डाई एथिल ईथर बनाने की विधि लिखिए, ठीक है ना। एल्डोल संघनन लिखना है। एल्डोल संघनन से आप क्या समझते हैं इस पर टिप्पणी लिखने के लिए अक्सर आया हुआ है, कई बार पूछा है। फार्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO बनाने की विधि लिखनी है। और अगला प्रश्न है फार्मिक अम्ल, ठीक है ना, HCOOH फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखनी है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि एथिल एसीटेट व एसिटिल क्लोराइड बनाने की विधि लिखिए, ठीक है। प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि लिखनी है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि सैंडमायर अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया के बारे में लिखना है। कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, ग्लूकोज और स्टार्च में विभेद कीजिए। अगला प्रश्न है प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, इसका मानव शरीर के लिए क्या महत्व है इसको बताना है, ठीक है ना। विटामिन A, B व D को परिभाषित करना है। टेफ्लॉन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड है। ब्यूना एस रबर, इन सब को परिभाषित करना है। आपके रिएक्शंस दिए गए हैं, एक 2 लाइन के हैं, उनको आप लोग तैयार करेंगे। और वुड्स फिटिज अभिक्रिया क्या है, हेलोफार्म अभिक्रिया क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, इन सब पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है और आपसे क्वेश्चन करता है, तो इसलिए इसको विशेष ढंग से आप लोग विशेष रूप से तैयार रखेंगे। विटामिन क्या है इसका महत्व बताना है। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 साल से लगातार आ रहा है DNA फिंगरप्रिंटिंग, पिछले वर्षों में भी कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। और लास्ट प्रश्न है आपका कार्बिलेमीन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं,
ठीक है ना। तो आप लोग इस पूरे प्रश्न को, ये कम से कम प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, इन सब को आप लोग बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए। और उसके बाद इसका अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में नीचे यहीं प्रेस करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुलेगा, वहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो और आपकी सहायता कुछ किया हो, ठीक है ना, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसको लाइक कर सकते हैं, आपके ऊपर है। इसको लाइक करने के कोई चार्ज नहीं लगते हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपकी परीक्षा के लिए जो है बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय।